नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। तो अब से घंटे भर बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे और बजट से पहले कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी, जहां पर बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद जेटली संसद में आम बजट पेश करेंगे। सुबह से ही हर किसी की निगाहें, हर किसी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या होगा जेटली के पिटारे में। घर से निकलकर जेटली अपने दफ्तर पहुंचे, वहां से वो राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति से मिलने के बाद जेटली संसद में है। अब देखना यह होगा कि क्या आज जेटली अच्छे दिनों का बजट पेश कर पाएंगे, क्या बजट से आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो संसद भवन पहुंच चुके हैं अरुण जेटली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बक्सा, ये पिटारा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इस पिटारे में क्या होगा, अच्छे दिन आएंगे क्या ये बिग बैंग बजट होगा या छोटी छोटी चीजों की घोषणा होगी और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या एक बड़ी तस्वीर अख्तियार करेंगे। हमें कुछ अंदाजा मिला है 26 फरवरी को जब रेल बजट पेश किया था सुरेश प्रभु ने, उसे प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बजट बताया गया। कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई, ना किराया बढ़ाया गया ना घटाया गया, कोई नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया। तो इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। क्या कल आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है जिसमें अब विकास दर 8 से 8.5% के बीच में कही जा रही है। हालांकि यहां पर मैं बता दूं, इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये आंकड़ों की बाजीगिरी भी है। सीएसओ ने अपना आकलन का फॉर्मूला बदल दिया है और इसका अंदाजा मैं कुछ ऐसे भी दे सकता हूं कि जहां विकास दर 2013-14 की पुराने फॉर्मूले के हिसाब से 4.7% थी, वो नए फॉर्मूले के तहत बढ़कर 6.9% हो गई। तो पुराने फॉर्मूले के हिसाब से अभी भी हम 6-6.25% की ग्रोथ रेट की ही बात कर रहे हैं। डबल डिजिट ग्रोथ की भी बात होने लगी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे साथ अनुराग मित्तल हैं, वर्ल्ड बैंक से जुड़े रह चुके हैं। साथ ही साथ राजेश रापरिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं बल्कि अपने आप को रिपोर्टर कहलाना ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हैं और एसके सरकार इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। और वित्त मंत्रालय से जब अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन के लिए निकले तो उनके साथ ही बजट की कॉपी भी थी। ये कॉपी तो खैर उनके साथ रहेगी और फिर राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब वो वापस संसद में आ गए हैं। राजेश रापरिया, आप लगातार ट्रैक करते हैं बजट को, ये बिग बैंग बजट होगा क्या? उम्मीदों का पहाड़ है, अच्छे दिन आ जाएंगे, न जाने क्या है जादुई पिटारे में और क्या है वो जादुई छड़ी कि उसे घुमाया, ऐबरा कराबरा किया और देश की शक्लो सूरत, दशा दिशा अर्थव्यवस्था की बदल जाएगी। वो होगा या छोटी छोटी चीजें होंगी, जिसका शब्द एक इस्तेमाल किया इकोनॉमिक सर्वे में, क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म। क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म होगा या बिग बैंग होगा? देखिए, जहाँ तक बिग बैंग की बात है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने सुधार कर दिया और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो एक खतरा हो जाता है। मेरे को बजट को लेकर जो मेरा उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि आज सर्वे भी आ गया। ये जो शेयर बाजार, इसको मैं थोड़ा सट्टा बाजार भी कह देता हूं, शेयर बाजार वाले बुरा ना माने इस बात को लेकर, शेयर बम बम होने लगा है। ये एक रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। आज शनिवार है, बाजार खुलता नहीं है पर खोला गया है क्योंकि बजट है आज। तो सबसे बड़ी समस्या जो इकोनॉमी की आज सामने है, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है और मनमोहन सिंह से ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि ग्रामीण भारत की जो मांग है वो घट रही है, टोटल मांग घट रही है। इतने अच्छे इंडिकेशन के बाद वो मांग को कैसे बढ़ाएंगे, बचत को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, यदि इन दोनों को एड्रेस कैसे करेंगे, इस पर ही सारी कहानी निर्भर है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की चीज़ है कि कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। और मेरे सहयोगी मनीष कुमार जब राष्ट्रपति भवन के लिए निकले थे, अब संसद आ गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनको वो ट्रैक कर रहे हैं। किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं देखिए। वित्त
मंत्री अरुण जेटली, जिनके हाथों में पिटारा जो लाल रंग का जो पिटारा है वो बाहर लेकर आ रहे हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा यहाँ पे हैं। नॉर्थ ब्लॉक के बाहर उनके हाथों में जो सूटकेस है उसी में आने वाले समय में देश की तकदीर क्या होगी, बजट के वो कागजात है जिसका वो यहाँ पे 11 बजे लोकसभा में वो पेश करेंगे। उनके हाथों में सूटकेस, तमाम वित्त मंत्रालय में वो अधिकारी जो कि बजट बनाने में वित्त मंत्री के साथ शामिल रहे, वित्त सचिव उनके साथ खड़े हैं, तमाम यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सीबीडीटी चेयरपर्सन, सभी लोग उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वित्त मंत्री के हाथ में वो पिटारा जो कि 11 बजे लोकसभा में वो खुलेगा। आखिरकार क्या ये अच्छे दिनों का वादा जो मोदी सरकार करके सत्ता में आई है, तो क्या वो देश की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी, कॉर्पोरेट की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी, मिडिल क्लास की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी, किसानों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी? ये देखना होगा। वित्त मंत्री ने ये पिटारा दिखाया है, 11 बजे वो लोकसभा में बजट पेश करेंगे। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो अच्छे दिन आएंगे क्या? अनुराग, आपकी उम्मीद क्या है, क्या होगा इस बजट में? देखिए, मेरा है कि थोड़ा प्रो इंडस्ट्री रहेगा और उसमें मेक इन इंडिया, उसमें मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन है या वेरियस सेक्टर्स हैं जैसे एमएसएमई, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स एक्सटेंड करके मेक इन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। और मैंने पहले भी बोला था, कंट्री की बहुत सी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ। माइक्रो बातें हो गई। मैं जो बड़ी तस्वीर क्या देश के सामने दरअसल दो चुनौतियां हैं कि आपको सार्वजनिक निवेश करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, साथ ही साथ आपको फिस्कल कंसोलिडेशन के टारगेट्स इतने तकड़े, इतने चैलेंजिंग रखे हुए हैं, तो वो भी बनाए रखना है। वो कदम ताल कैसे होगी इस बजट? देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक रिचुअल बना हुआ है जो हर साल होता है, और इसमें जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा पैराफ्लेनिया है उसको अगर कुछ कंटेन किया जा सके, टैक्सेशन में थोड़ी बहुत बढ़ा देना, दीज आर ऑल पॉपुलिस्ट मेजर्स। ये मैंने पहले भी बोला था, टैक्स बेस को वाइड करना प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना, जो डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को भी इंपैक्ट करता है। लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। एक्सपेंडिचर कमीशन बनते हैं, पिछले बजट में जो इन्होंने पेश किया था उसमें भी बात हुई थी, उसको अगर एड्रेस किया जा सके तो बहुत पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो बार बार बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक में मैं खुद काम कर चुका हूं, वहां के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ हर एक कंट्री का एक्सपोजर फंड होता है जो वर्ल्ड बैंक के पास पड़ा रहता है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेस नहीं किया, वो अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट लिमिट आज भी पड़ी हुई है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लेते हैं कि हमने तिरुवनंतपुरम में कोई ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, लेकिन यहां पे हम दिखाते हैं कि नई फंड्स की क्रंच है। फंड्स की क्रंच नहीं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और इनएफिशिएंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें सब्सिडीज में भी आजकल वो जैम खिलाने की भी बात हो रही है ना। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। जी, जैम की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आशीष चौहान, एमडी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभी मैंने स्टॉक एक्सचेंज की भी बात की। आशीष भाई, यहां पर बम बम हो रहा है बाजार, ये बाजार भी ना, ये बम बम भी बहुत जल्दी होता है और ये नाकुश भी, ये गिरता भी बहुत जल्दी है। अभी 11 बजे स्पीच शुरू नहीं हुई, अभी यहां पर लगा दिया है, मतलब मीटर डाउन कर दिया है बुल्स ने, और मार्केट को ये ऊपर खींचे ले जा रहे हैं। लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्योंकि आप बीएससी से जुड़े हैं, पहले अगर मैं मार्केट की ही बात कर लूं, हालांकि मेरा यह मानना है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि बजट में क्या होता है और मार्केट क्या संकेत दे रहा है, उसमें हमें ज्यादा मायने नहीं पड़ने चाहिए जो पढ़े जाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बाजार बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है, जल्दी नीचे भी जाता है, जल्दी खुश भी हो जाता है, जल्दी नाखुश भी हो जाता है। और कई बार खुशी की जो उसकी जो जाहिर करने की जो उसका वे है वो बहुत अलग रहता है। तो उसमें आई थिंक मार्केट को देख के बजट नहीं बनाना चाहिए, बनाए जाना भी नहीं चाहिए, और उसके मार्केट के नजरिए से देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि जो एक बात तो तय है कि जो भारत का विकास होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और विकास लक्ष्य बजट होगा, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे तो मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है। जो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज क्या होगा मार्केट में, इट शुड नॉट बी ऑफ कंसर्न टू इधर द पॉलिसी मेकर्स और एनीवन। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही साहब ने अभी, कि जो भारत के पास भंडोल है और भंडोल आ सकता है, वो बहुत ज्यादा हद तक हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात चल रही थी कि हमारे ये लैंड एक्ट भी उसी के तहत आता है कि हम लैंड कलेक्ट करें और उसके ऊपर रोड बनाए, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, जो भी बना रहा है, तो ही जॉब्स क्रिएट होगा। और भारत की सबसे बड़ी समस्या अभी जॉब्स की है, और दूसरी थी करप्शन की। तो ये जो चीजें जो गवर्नमेंट बजट के द्वारा कितना कर सकती है वो एक लिमिटेड है,
बट उसकी जो मंशा है वो बजट के द्वारा व्यक्त होती है कि अल्टीमेटली करप्शन को कैसे कम करना है, हाँ। लॉस को कम करके, लॉस को उतने जो स्ट्रिंजेंट है उसको कम करके, वो सब चीजें जो है उसकी मंशा कम होती है। आशीष, आपने जो जॉब क्रिएशन की बात की है ये अहम पहलू है। मैं इकोनॉमिक सर्वे कल का पढ़ रहा था, जो ये स्किल्ड इंडिया की जो बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है, दरअसल 2% का इजाफा हुआ है, 2% की ग्रोथ रेट है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। यह चिंता का सबब है क्या? कहने और करने में बड़ा अंतर हो जाता है बाज दफा। नहीं, जरूर है, और नहीं बहुत है, और ये जो है लॉन्ग टर्म इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो भारत आज जो दिशा में है और आज जो दशा में है, उसका जो पिछले 20-30 साल से जो हो रहा है, जो हमने स्किल्स क्रिएट नहीं की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, इसी की वजह से हम आज ये दशा में पहुंचे। अपनी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी 2% से भी कम हो गई है। तो कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाए, और जो स्किल्स होती है वो लोग अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि 1990s में जब कंप्यूटर की जो एक बात चली, तो उस समय भारत 500,000 कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता था। हाँ। लेकिन जब नौकरियां मिलनी चालू हो गई तो लोग अपने आप कंप्यूटर सीख के अंदर पहुंच गए। तो स्किल्स का भी ऐसा है कि हम क्रिएट कर पाएंगे, जो जॉब क्रिएशन की हम क्षमता पैदा करें। और आज तक पिछले 20 साल में सर्विसेज ने हमें बहुत ज्यादा जॉब दी है। अब सर्विसेज कितना जॉब दे पाएगी, और उसके ऊपर जो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, वो कितना जॉब्स क्रिएट कर पाएगी, उसके ऊपर पूरा आधार है अगले 20 साल का। बिल्कुल। और यहां पर बजट में, सालों से मैं बजट का विश्लेषण कर रहा हूं, स्टूडियो में बैठता हूं, बजट से पहले बजट के बाद भी एक बात जो हमेशा मुझे देखने को मिली है, मेरे साथ डीएस रावत सेक्रेटरी हैं एसोचैम के, वो जुड़ चुके हैं, उनके साथ मेरे सहयोगी शिवांग माथुर भी हैं। और शिवांग, रावत साहब से ये सवाल जरूर पूछिएगा। एक चीज जो मुझे देखने को मिली है, हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, आईटी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करेंगे, ग्रामीण भारत की बहुत कम बात होती है। 60% लोग वहां रहते हैं, 18% जीडीपी सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं। लोग कहते हैं अब वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है तो ज्यादा ध्यान क्यों दो। लेकिन अगर पैसा नहीं दोगे, 2% बजट का आउटले अगर आप ग्रामीण इलाकों को दोगे, ग्रामीण भारत बढ़ेगा कैसे? बजट में ग्रामीण भारत पर कम तवज्जो होती है क्या? शिवांग। बिल्कुल संदीप, रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे। रावत साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम तरह की बातें तो होती हैं बजट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नौकरियों को लेके, जीडीपी को लेके, लेकिन ग्रामीण भारत जो है वो एक बहुत भारी अंग है देश का। उसके लिए क्या हो सकता है इस बजट में, और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से लगभग 65% लोग इस देश के जो हैं वो ग्रामीण भारत में आश्रित हैं। और अगर आप देखें, आकलन करें तो कृषि के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि जितना करना चाहिए भारत सरकार को, किसी भी सरकार को अब तक नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति के अंदर में इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी इंडिकेट करा है कि देश का जो ग्रामीण भारत है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट तेजी से लाने की समझता है। तो मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री निश्चित तौर से, जैसे वेयर हाउसिंग को बढ़ाना करने के लिए, कोल्ड चेन को बढ़ावा देने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, और कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए निश्चित तौर से जो है इंसेंटिवाइज करेंगे। और ये भी संभावना है कि सरकार इस बात को दोहराए कि जो एफडीआई इन द रिटेल सेक्टर है उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। शुक्रिया शिवांग। हमारे साथ सुमंत सिन्हा सीएमडी हैं रिन्यू पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के। और सिन्हा साहब, देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें हम, यूरोप में जो हुआ, ब्रिटेन में जो हुआ, उसकी बुनियाद, उसकी नींव अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थी कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, तभी तो काम होगा, तभी तो फैक्ट्रियां चल पाएंगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुपर पावर होने की बात, डबल डिजिट ग्रोथ रेट की बात, बिजली आती नहीं है। बिजली जहां मिलती भी है वहां पर रेवड़ियां बांटी जाती है। आम आदमी पार्टी आकर भाई 400 यूनिट है तो 50% कम कर देंगे, डिस्कॉम्स का फलाना करेंगे, धिकड़ा करेंगे। पावर सेक्टर में ये जो बिजली गुल हो रही है, ये जगमगाएगा कैसे? आपकी उम्मीदें क्या हैं सिन्हा साहब? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो आज मोस्टली राज्य की ओनरशिप में हैं,
ये इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारे कस्टमर हैं। और जब तक कि ये लोग पेमेंट पे करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक वो पावर खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपने देखा जो रेल बजट अनाउंस हुआ है, उसमें अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। ये सिमिलर एक तरह का इन्वेस्टमेंट हमें पावर सेक्टर में भी चाहिए। अच्छा। उसमें लेकिन बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं पावर सेक्टर में। जैसे आपने देखा है अभी कोल ऑक्शंस हुए हैं, पुराने जो जितने कोल माइंस थे एलोकेशन सब कैंसिल हो गए हैं, अभी कोल ऑक्शंस हो रहे हैं। तो जितने जो पुराने जो तो अच्छा हो गया ना, कहा जाता है पहले तो गड़बड़ जाला था कोल ब्लॉक में, स्ट्रीम लाना होगा। अब तो पैसे देने पड़ेंगे, जो ज्यादा पैसे देगा उसको ज्यादा कोल मिल जाएगा। और सस्ते दाम में अगर बिजली देने को तैयार है तो सस्ते दाम में भी मिलेगा कोयला। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन इससे क्या होगा कि क्योंकि लोग अब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं कोयला के लिए, इससे पावर का कॉस्ट भी अल्टीमेटली बढ़ना चाहिए। और जब बढ़ेगा नहीं सर नहीं, ये एक साइड की तस्वीर हो जाएगी सिन्हा साहब। नहीं, रिवर्स बिडिंग भी हो रही है। आप बिजली सस्ते दाम में देने को तैयार हैं तो आप सबसे कम दाम पर कोयला आप ले सकते हैं, उसमें कमिटमेंट देनी होगी। नहीं, कमिटमेंट तो देनी होगी, लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली आप एक नेशनल रिसोर्स को फ्री में बांट रहे हैं या सस्ते दाम में दे रहे हैं, उससे उम्मीद ये है कि पावर का दाम भी कम हो जाएगा एंड कंज्यूमर के लिए। तो ये चलिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे पावर सप्लाई बढ़ेगा और अल्टीमेटली इंडस्ट्री का और मुनाफा होगा और इंडस्ट्री आएगी। तो जो आपने जिक्र किया ये प्रॉब्लम का कि पावर नहीं मिलता है, उसका प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सिन्हा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, मजबूरी है मेरी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बिग टिकट इवेंट है, हमारे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी हैं, उनके कमर्शियल्स भी थोड़े चला लेते हैं। चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। मेरा गला भी अभी से ही बैठने लगा है। और आधे घंटे बाद, बल्कि मैं कहूं 39 मिनट बाद बजट पेश हो जाएगा। अरुण जेटली के पिटारे में क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार साहब भी और रामकृपाल सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल सिंह, मुझे ये बताइए, देखिए बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, आंकड़ेबाजी, और आंकड़ेबाजी वैसे हमने इस बार रेलवे बजट में कम देखी है। अगर मैं इसे एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर लूं, एक आम आदमी को अगर आप समझाएं कि इस बजट में भैया ये देखना, हम सस्ता महंगा, वो हमारी टीवी वालों की भी एक बीमारी है, परेशानी भी है, सस्ता महंगा में ही पूरा दिन घुसे रहते हैं और उससे आगे बजट की चर्चा नहीं करते हैं। बजट में क्या देखे एक आम आदमी जिसका बजट से दरअसल कुछ लेना देना नहीं होता? देखिए संदीप जी, बात तो सही कर रहे हैं। हमेशा 90% चीजें तो एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं। अगर मुझसे आप पूछें अभी तक बजट नहीं पेश हुआ, मैं कहूंगा दवाएं सस्ती होंगी, सिगरेट महंगा होगा। सीधी एक बात है, सीधी सी बात है। तो और ऐसा है कि आम आदमी जो टैक्स पेयर, दवाई की बात जो आप कह रहे हैं ना, हो जाए सस्ती। नहीं, न्यूज़ 24 ने ये सबसे पहले खुलासा किया था कि यहाँ पर दवाओं के दाम फिर से बढ़ा दिए सरकार ने, और 10 गुना बढ़ा दिए। मैं वही, जैसे एक्साइज जो भी होता है, मतलब ड्यूटी हमेशा ऐसी चीजों में दी जाती है जो एक लाइफ सेविंग है, अच्छी चीजें हैं। जो तंबाकू है, सिगरेट है, उसमें बढ़ेगा ही, शराब है। बेसिक बात देखिए ये है कि देखना होना तो ये चाहिए कि संकेत क्या है बजट के। प्राण ने उपकार फिल्म में गाना गाया था कि कस्में वादे प्यार वफा सब। तो जब मनोज कुमार उससे पूछता है कि भाई दिन में तो आप बड़े प्रसन्न रहते हो, रात को क्या गा रहे हो? तो उसने कहा था दिन में मैं वो कहता हूँ जो होना चाहिए और रात को वो कह रहा हूं जो हो रहा है। तो बजट में हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखिए बेसिक बात, इस बजट से जो अपेक्षा मध्य वर्ग को होनी चाहिए, जीएसटी और डीटीसी पर क्या कमिटमेंट आज अरुण जेटली करते हैं। इट विल बी ए विजन स्टेटमेंट। मेरा गला इसीलिए बैठ रहा है, कई सालों से ये जीएसटी नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि अब इन्होंने करके गला भी भाई अब पूरा, अगर आपने देखा होगा पिछले 9 महीनों में ये बताया गया, पूरा मीडिया में भरा हुआ था कि सारी स्टेट तैयार हो चुकी हैं, राज्यों की 90% बातें मान ली गई हैं। तो जो चीज 2014 में हो जानी चाहिए थी उसको अब तक क्यों नहीं, क्योंकि सारी जड़ ये है। तो इस पर हमारी निगाह होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, बिल्कुल, और गुड्स और सर्विसेज टैक्स,
तो ये सारी समस्या समाधान हो जाएगा। बहुत कुछ सरलीकरण हो पाएगा क्या? कई चीजों में रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं होती है, बड़ी आसान होती हैं, आसान हमारी जिंदगी भी हो सकती है। उस पर हमारी निगाह टिकी रहेगी। सरकार साहब से भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आधे घंटे बाद अरुण जेटली अपना आम बजट पेश करने वाले हैं लोकसभा में। इस वक्त कैबिनेट की एक बैठक चल रही है। ये एक औपचारिकता होती है, औपचारिक रूप से मंजूरी देता है कैबिनेट बजट पेश करने की। ये हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है। जिस तरह से ये बैग लेकर घूमते हैं, ये हमने अनसुनी कहानियां आपको कल भी दिखाई थी। लगातार ये जानकारी तो हम देते रहते हैं। सरकार साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और यहां पर एक बात मैं बता दूं, जो हम बातें ऑन एयर जो अभी दिख रहा है और बीच में जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में बहुत दिलचस्प बातें हो जाती हैं जो दरअसल ऑन एयर होनी चाहिए। जैसा कि रामकृपाल सिंह ने अभी एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कही मिडिल क्लास को लेकर। आप क्या कह रहे थे? वो अब ऑन एयर भी कर देते हैं। मैंने यही कहा कि मिडिल क्लास की हालत ये, एक पंक्ति है कविता में कि हालात के मारे हैं, हाँ। हालात से डरते हैं। हालात के मारे हैं हम, हालात से डरते भी हैं। तो ये हालात सुधरेंगे कैसे? सरकार साहब, कॉमन सेंस की क्या बातें हैं? पहले तो मेरे जिसमें आपको कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं होने की जरूरत है, ड्रीम बजट पेश करने की जरूरत नहीं। भैया ये चीजें तो कर दो, ये चीजें कर दो। पहले तो देखिए, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि बजट क्या चीज है। ये है आने वाले साल के लिए एक एनुअल एक्सरसाइज होती है। आने वाले साल के लिए खर्चा कितना होगा, आमदनी कितनी होगी, और इसमें जो है इसमें खर्चा आमदनी से कितनी ज्यादा होगी और उसको कितना कम से कम रखा जाए। मैं इसलिए इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हम कोशिश हमारी ये रहती है कि जो विकास के खर्चे होते हैं उस पे जो है हम कैजुअलिटी बन जाती है जब भी हम देखते हैं कि हमारा जो गैप जो है खर्चे और आमदनी के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर आप 2013 का बजट लें, उसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर था 2,04,000 करोड़। उसको नीचे लाके आपने उस वक्त जो आपके वो थे वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको किया 1,66,000 करोड़। जेटली साहब ने जो पिछला बजट पेश किया उसमें उन्होंने 12,252 करोड़ को जो पड़ा हुआ था आपका नेशनल क्लीन फंड में, गारंटी डेवलपमेंट फंड में, उसको उन्होंने सारा इसमें जोड़ दिया और उसको जो है ताकि उनकी जो है उनका गैप जो है कम हो जाए। जब आप ऐसे काम करते हैं उससे क्या होता है कि आपके जो है ना आपके विजन जो है बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप जो है दूर तक जो आपका विजन होना चाहिए वो रही रहता है कि 5 साल के बाद आपको ये फायदे हो सकते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। हम शॉर्ट टर्म देखते हैं कि आज 6 महीने बाद या 1 साल के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। इन चीजों को, इस चीज को हमें रोकना है, क्योंकि ये आज की जो सरकार है वो ये कह भी रही है कि हम जो है विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, खर्चों की तरफ कम ध्यान देंगे। नहीं, वो तो इसलिए कह सकते हैं ना सरकार साहब। एक और चीज जो दर्शकों को समझाने की जरूरत है, दरअसल एक वो कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं। अरुण जेटली दरअसल किस्मत के बहुत धनी हैं। $120 पर बैरल पर क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, तेल की कीमतें थी, वो गिरकर $45, अब तो 50 पर आ गया, पर $45 पर बैरल तक कीमतें आ गई। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर वो लगातार घटती जा रही है। मॉनसून अभी ठीक है, इसलिए बड़े बड़े आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने अभी तेल की बात की जो $115 था जून में और आज वो उतर के आ गया है $49 में। आपका कोई 60% के करीब आपका जो है ये गिरा है। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटाए, पर 4 दफा, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा आपने एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटीज जब आपने बढ़ा दी तो इसका मतलब है कि कॉमन मैन जो है, जब आपकी कीमत जब बढ़ती है, जब तेल की कीमत बढ़ती है, तब तो आप जो है कोई उसको बेनिफिट नहीं देते हैं। पर जब आपकी कीमतें, यही तो खेल कर रहे हैं ना वो, तो आपने यही तो कह रहे हैं कि हमें रैंप अप करनी है इन्वेस्टमेंट। 20,000 पूरा सारा आम आदमी को नहीं देंगे। 20,000 करोड़ आपने निकाल लिए। सर, ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन तभी काम करेगा जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा होगा। जब तक उसके हाथ में पैसा ही नहीं होगा, जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं ना सरकार साहब, वो प्रतियां आ गई हैं, ये बजट की कॉपीज पहुंच गई हैं संसद भवन। इसी के अंदर ये सारा खेल,
ये क्या होने वाला है, हमें कहां फायदा होगा, कहां नुकसान होगा, किस दिशा में देश जाएगा, ये कॉपियों पर जो कुछ लिखा है वो तय करने वाले हैं। और संसद भवन पहुंच चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं। हाँ। मेरा सवाल यह है कि आप बजट पेपर्स की बात कर रहे हैं, पर जो प्रपोजल्स आज दिए जाएंगे 28 फरवरी 2015 को, क्या पूरे साल इसमें और कोई चेंजेस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो फिर क्या फायदा इस बजट का? नहीं, यही बात तो हम समझाना चाहते हैं। देखिए, बजट को हम ऐसा मानकर चलते हैं, पारंपरिक तौर पर बहुतेरे लोग ऐसे पेश करते हैं कि मानो आज का ही दिन है बस देश की अर्थव्यवस्था के मुतालिक फैसले लेने का, और बाकी 364 दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हाँ। अब बजट दरअसल वही खाता है। ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आता क्या है, जाता क्या है, हमें नुकसान कितना हो रहा है या फायदा कितना हो रहा है, इसका बेसिक पर्पज ये होता है। अभी बीएससी के चौहान साहब ये कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट जो है, मेरे रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं सरकार साहब। एक सेकंड, मैं जैसे ही टेक ऑफ करने लगता हूं आप कुछ कहने लग जाते हैं। प्रशांत गुप्ता इंतजार कर रहे हैं। सर रुकिए, सरकार साहब रुकिए तो थोड़ा सा शांत रहिए। मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता संसद भवन में ही मौजूद हैं, जहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ पाया वहां पर प्रशांत ने और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 2015-2016 के लिए आम बजट आज पेश होना है संसद में, और उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बजट की जो कॉपियां हैं वो आ चुकी हैं। ये वो कॉपियां हैं जो कि संसद परिसर में सांसदों को बांटी जाती हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब सदन के पटल पर अपने भाषण को पढ़ेंगे, जब बजट को पटल पर रखेंगे, और उसके बाद भाषण पूरा होने के बाद ये कॉपियां जो हैं वो सांसदों को दी जाती हैं। ये सांसद के लिए कॉपियां होती हैं, और इसमें कई कॉपियां होती हैं जो मीडिया के लिए भी लाई जाती हैं यहाँ पर। और ये वो कॉपियां हैं जो कि संसद परिसर के भीतर आ चुकी हैं। इसमें देश की उम्मीदें छिपी हुई हैं कि कौन कौन सी नीतियां इस बार 2015-2016 के लिए वित्त मंत्री लेकर आएंगे देश के लिए। क्या क्या नए वायदे होंगे, क्या क्या नए तोहफे होंगे वित्त मंत्री के पिटारे में, वो तमाम कॉपियां, वो तमाम चीजें इन कॉपियों में है जो कि आप बोरे के अंदर देख रहे हैं। और ये अब तो कुछ समय में ही यहाँ पे संसद के भीतर ले जाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसने इसको घेरा हुआ है, जिससे कोई भी कॉपी लीक ना हो सके। जब तक कि सदन के पटल पर बजट नहीं रखा जाता तब तक सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लीक ना हो जाए कोई भी चीज, कुछ समय पहले भी अगर लीक हो जाएगी तो काफी मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि घेराबंदी की हुई है, और इसको, इन कॉपियों को अब संसद के अंदर ले जाया जा रहा है, सदन के अंदर ले जाया जा रहा है, जहां पर सांसदों को इन कॉपियों को दिया जाएगा। और इसके अलावा मीडिया के लिए भी कॉपियां लाई जाती हैं यहाँ पर। और अब तक कुछ देर के बाद ही वित्त मंत्री जब अपने बजट को पढ़ेंगे, उसके बाद ये कॉपियां जो हैं संसद के भीतर सभी सांसदों को दी जाएंगी। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज 24। तो ये तो खैर जो रस्में होती हैं, ये हर बार की तस्वीरें हैं, फोटो ऑप है, और दिखाना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि संसद की प्रतियां, बजट की प्रतियां संसद में पहुंच चुकी हैं। लेकिन राजेश, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं जैम का स्वाद भी चखने की जो बात कर रहा था, आपके पास पैसा, सीमित पैसा है, सार्वजनिक निवेश भी करना है, आपको गरीबों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि हम कितने ही ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करने लगते हैं ना, हमारी अगर जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो अभी भी हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम कैपिटलिज्म की तरफ कितने भी जाते रहें अभी तक वो शब्द हटा नहीं है, हम प्योर कैपिटलिज्म की तरफ भी जाने लगे हैं। जो ये जैम है, जैम मैं समझा देता हूं दर्शकों को। जे यानी कि जनधन योजना, ए यानी कि आधार कार्ड, एम यानी कि मोबाइल फोन, इन तीनों को जो जोड़ा जा रहा है कि जो रेवड़ियां बांट दी जाती थी कि भाई गरीबों के लिए, कहने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, पता लगा फर्टिलाइजर कंपनी सारा मलाई काट कर ले गई, फार्मर को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। एलपीजी में तो टोटल टारगेटिंग हमने होती देखी है, आगे और कोशिशें हैं सरकार की। ये जैम कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जब आधार कार्ड, जब जनधन योजना यानी कि बैंक खाता और आपकी मोबाइल सर्विसेज आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए, ये जो सारे कदम हैं, अभी तक जो प्रारूप आया और गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है, उससे गवर्नमेंट के खाते तो सुधर जाएंगे। यानी कि आपने जनधन योजना है, बैंक खाता खोल दिया, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे और मोबाइल की सहायता से भी जा सकता है, वो आप चीजें ले सकते हैं। तो उसका सरकारी खाता तो सुधर रहा है। एक लीकेज होता है, 17-18-20 हज़ार करोड़ का लीकेज है,
तो मुद्दा ये है कि जनधन योजना में जब तक आपके थोड़े माइक में दिक्कत आ गई है राजेश भाई, उसको हम ठीक कराते हैं। अनुराग, इसी बात को अगर आप आगे बढ़ाएं तो। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये। पिछली गवर्नमेंट ने भी लिया था, जो इसको करंट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है। लीकेज डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचना और उसका एक नॉन टेंजिबल में आप कैश पकड़ा दें, उसके डायरेक्ट अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करते तो डेफिनेटली जो आपने जैम वाली बात की, मोबाइल बैंकिंग, अभी पेमेंट्स बैंक, कुछ एसएमई बैंक ये भी बनने के प्रोसेस में है, लेकिन डेफिनेटली आधार कार्ड, जनधन योजना एंड ये जो आपने अपना मोबाइल बैंकिंग की बात की, डेफिनेटली टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो लीकेज फैक्टर है उसको कंटेन करने, और यही मैंने आपसे बात की थी, पैसा इस कंट्री में बहुत है, अगर जो लीकेज है, जो इनएफिशिएंसी है, उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो काफी हद तक इवन टैक्स कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। आशीष भाई, ये तो रैशनलाइजिंग की बात हो गई कि आप सब्सिडीज को रैशनलाइज करेंगे, आपका टारगेट भी है 1.7% जो टोटल आपका बजट है वहां तक सीमित रहनी चाहिए सब्सिडीज, लेकिन सब्सिडीज की टारगेटिंग प्रॉपर क्यों नहीं हो जाती? और ये सवाल इसलिए, अब देखिए एलपीजी, आप भी अपना खाता खोल लीजिए, आपको भी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, मेरे खाते में भी जा रही है, मैंने खुलवा लिया है। दरअसल आपको या मुझको सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की क्या जरूरत है? अगर मैं 15 लाख 20 लाख रुपए की एक डीजल गाड़ी खरीद रहा हूं तो मुझे डीजल पर सब्सिडी की क्या जरूरत है? मुझे असल दाम क्यों नहीं दिया जाता? मेरी जेब से क्यों नहीं लिया जाता? यह हार्ड फैसले लेने में दिक्कत क्यों आती है? ये जो वित्त मंत्री जी ने कहा, पहले भी कहा था, यही चीज, और ये जाम की जो बात आपने करी वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो विकसित जो तबक्का है भारत का, उसको ये सब्सिडीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब जाम से आप हर एक चीज को टारगेट कर पाओगे, शिक्षा की सब्सिडी है या एलपीजी की सब्सिडी या कोई और तरीके की सब्सिडी है, इवन फार्मर्स के लिए जो पैसे देने हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी को न दे और फार्मर को अपने अकाउंट में चले जाता है और उसकी वजह से वो कोई भी फर्टिलाइजर खरीद सकता है, तो जो फर्टिलाइजर की ज्यादा उपयोग भी होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब जरूरत होगी तभी वो करेगा। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो जाम की जो फ्रेमवर्क निकाली है वो बहुत ही बढ़िया, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उसके ऊपर हमने ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हम ये सब्सिडीज की जो टारगेटिंग की बात कर रहे हैं ना आशीष भाई, एक छोटा कॉमेंट आपसे चाहूंगा। ये जो सब्सिडीज की बात होती है ना, सब्सिडीज ऐसा लगता है कि देश के जो गरीब गुरबे हैं ना या मिडिल क्लास है उन्हीं को ही सब्सिडाइज किया जा रहा है इस देश में। दरअसल अगर मैं कहूं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे बड़ी सब्सिडी किसी को मिलती है, वो कॉर्पोरेट हाउसेस को। इस देश में सिख इंडस्ट्रीज तो हैं, सिख इंडस्ट्रियलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। 24 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है साल भर में। अलग अलग आंकड़े हैं, मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों को देश की तरफ से ये सौगात, एनपीएस हैं उनके, उनको हम क्यों सब्सिडाइज करते रहते हैं? नहीं, सही बात है। और इसलिए ये जो टारगेटिंग जहां पे भी कर सके, जहां सब्सिडी कम कर सके या जहां सब्सिडी देनी जरूरत है, वहां पे ही जो धारक है उसी को सब्सिडी पहुंचे, नहीं कि मिडिलमैन को, वो बहुत जरूरी होता है। और मेरे हिसाब से ये जो औद्योगिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके हम करते हैं तो कई जो हमारी समस्या है वो निकल जाएगी, और जो मिडिलमैन जो पूरा माल ले जाते हैं, सर आप घुमाने लगे हैं बात को। आशीष भाई, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, कब तक देश सिख इंडस्ट्रीज के नाम पर, जो दरअसल इंडस्ट्रियलिस्ट को सिख होना चाहिए, उनको जवान, उनको तंदुरुस्त रखेगा? नहीं, रखने की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग, जो आज जो बैंकों की समस्या है वो उसी की वजह से बैंकों की जो बैलेंस शीट एक्चुअली ऐसी बनी हुई है कि वो अगले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पास एनपीए की संख्या बढ़ी हुई है। और दूसरी तरफ जब कोर्ट में जाते हैं तो केसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो उसी की वजह से अपने जो रिकवरी करनी होती है वो भी नहीं कर पाते हैं। मतलब तो आलम ये है सर, आलम ये है, मेरे साथ सुमित दत्त करना है जी। आशीष भाई, मेरे साथ सुमित दत्त मजूमदार भी हैं, ये कस्टम और जीएसटी एक्सपर्ट हैं। मजूमदार साहब, कस्टम्स और जीएसटी पर तो मैं सवाल पूछूंगा, मेरी अभी सुई यहीं पर अटकी हुई है। दरअसल हमने देखा है सर, महसूस भी किया है, बहुत जानने वालों के साथ भी हुआ है कि एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पिंक स्लिप दे दी गई, निकाल दिया गया है कि कंपनी बैठ गई, भट्टा बैठ गया है कंपनी का। उनको 2 जून रोटी नसीब होने के लिए दिक्कत हो जाती है, जो वो मुंबईया भाषा में वांदे पड़ जाते हैं उनके। लेकिन जिस कारोबारी के लिए वो काम कर रहे थे, वो अपने उन्हीं आलिशान घरों में, उन्हीं चार्टर्ड प्लेन्स में, उन्हीं यॉट्स में मस्ती करता रहता है।
और कहता है कि नहीं मैं तो बैंकरप्ट हो गया। वहां क्यों नहीं नजर जाती? सुमित मजुमदार साहब, आपसे है ये सवाल मेरा। इसके अच्छा ठीक, देखिए ये तो कस्टम्स जीएसटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कंसर्न सिटीजन आपकी राय होगी ना इस पर। बोल रहा हूँ, जरूर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे आइन कानून जो है ये इस अवस्था के आने तक परमिट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं इवेशन ऑफ टैक्सेस हो रहा है, इवेशन ऑफ ड्यूटी हो रहा है, एंड जिसलिए एनफोर्समेंट अथॉरिटीज जो है, प्रिवेंटिव एंटी इवेशन अथॉरिटीज, इन लोगों को और इफेक्टिवली काम करना चाहिए। तो इसलिए ये होता है क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसा है जो कोई रैग्स टू रिचेस स्टोरी इंडिया में हो नहीं सकता है जितना ही, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर अगर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ टैक्स इवेशन हुआ है। टैक्स इवेजन ही नहीं सर, चोरी तो हो रही है, यहाँ पर आंखें मूंद ली जाती हैं। सब कुछ जानते हुए सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, हमारी व्यवस्था, हमारे संस्थाएं आंखें मूंदे रहती हैं। आम आदमी, मैं 10 रुपए नहीं बचा सकता टैक्स में, वो तो कट के आती है मेरी सैलरी से पहले से ही। फॉर्म 16 मुझे थमा दिया जाता है। जहां खेल हो रहा है वो हम सब जानते हैं, पर जानकर अनजान बनते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, पूरे देश की निगाहें जिस बात पर टिकी हैं, आम बजट पर, वो अब से लगभग 2.5 मिनट बाद अब पेश होने वाला है। अपना पिटारा लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में मौजूद हैं। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ये एक औपचारिकता होती है, वो पूरी कर ली गई है। पोटली खुलने वाली है अरुण जेटली की। अच्छे दिन आएंगे क्या? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग देख रहे हैं हमारी जेब पर कितना भारी पड़ेगा, या जेब में कुछ पैसा आएगा भी क्या? क्योंकि अब तेल के दाम घट रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में आ गई है। 8-8.5% विकास दर का आंकड़ा हमें बताया जा रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ रेट, यानी कि 10% से भी ऊपर आंकड़ा पहुंच सकता है हमारी विकास दर का। तो अगर व्यवस्था, माहौल इतना बम है तो भैया हमें भी कुछ दे दो। आम आदमी इसी आस के साथ टकटकी लगाए बैठा है। हम आपको पल पल की खबरें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, हिंदी में, सरल भाषा में, आपकी भाषा में, आपके अंदाज में नॉन स्टॉप कवरेज हम इस आम बजट की लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास जाना चाहूंगा। कल भी एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी, इनकम टैक्स का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है, छूट का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है। कुछ और खंगाल पाए मनीष? कोई बड़ी न्यूज है आपके पास इस वक्त? निश्चित तौर पर देखिए, टैक्स का तो राहत है जो कि मिडिल क्लास को देने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया जैसे, डिजिटल इंडिया जैसे, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कहा जा रहा है कि बजट में काफी खासा चर्चा हो सकता है, और सीएसआर के तहत जो खर्च होगा उसको उसमें सरकार रियायत दे सकती है। जो भी कंपनियां खर्च करेंगी 2% सीएसआर के तहत उनको खर्च करना उनके लिए मैंडेटरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान का काफी कुछ जिक्र जो पीएम का पेट प्रोजेक्ट है संदीप जी, वो देखने को मिल सकता है इस बजट में। बिल्कुल। सरकार साहब, आप एक सवाल बल्कि उठाना चाह रहे थे। सवाल उठाने का अख्तियार तो मेरा है, आप कह रहे थे एक सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल ये है, जो मेरे मतलब ये मेरी एक अंदरूनी आवाज बोल रही है, वो है कि इस सरकार को मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दे रही है। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपका हो गया फूड सिक्योरिटी एक्ट, आप खर्चा जो है उस पर लगभग जो खर्चा होगा पूरे साल में 1,21,000 करोड़ के करीब होना है। अगर आप उसको डीबीटी के थ्रू करेंगे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू करेंगे, तो कोई 20 से 25,000 करोड़ की आपकी सेविंग है। कोई 94,000 करोड़ पे आ जाएंगे। पर
फूड सिक्योरिटी एक्ट में कहीं पे भी एक एक्सपायरी डेट नहीं डाला हुआ है कि कब इसको आप खत्म करेंगे। मेरे कहने का मकसद यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी जो है एक चीज काम करती है। मैंने जो कहा कि मीडियम टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप एक इकोनॉमिक सुपर पावर आपके लिए बनना मेरे हिसाब से मुश्किल है। यहां पर राजेश, लेकिन दर्शकों को यह समझाना भी जरूरी है, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, टैक्स स्लैब में क्या रियायत मिली, ये बड़ी खबरें हैं, ये हम दर्शकों को बताते रहेंगे। पर इस बजट का कॉन्टेक्स्ट भी हमें अपने दर्शकों को समझाना जरूरी हो जाता है। और पिछले 2-3 दिनों में जो चीजें हुई हैं, कल आपने जोरदार आक्रामक भाषण सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में। मुझे ऐसा लगा, और मैंने कहा भी ऑन एयर, कि वो संसद को संबोधित नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा मानो 2014 के मोदी एक अपने चुनावी रैली के रंग में दिख रहे थे। बहुत लोगों ने कहा बड़ी आक्रामक स्पीच है, बखियां उधेड़ दी उन्होंने कांग्रेस की, उनकी पोल खोल दी। मैंने कहा कि दरअसल मुझे वो रक्षात्मक दिखे हैं, क्योंकि वो पूरा क्रेडिट देने को तैयार थे। किसी भी कीमत पर भूमि अधिग्रहण बिल वो पास कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस बिल भी अटका हुआ है, कोल से मुताल्लिक अध्यादेश भी अटका हुआ है, राज्यसभा से हटाकर लोकसभा में वो लाया गया है। अरुण जेटली अभी बोल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2015-16 तो अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना आम बजट पेश कर दिया है। और बाजार तो बम बम है, हम आपको दिखा रहे हैं 287 अंक सेंसेक्स ऊपर, जबकि निफ्टी 82 अंक ऊपर छलांग लगाई है। लेकिन आम आदमी की बात करें, हम बड़ी तस्वीर तो बाद में खींचेंगे ही, लेकिन आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी, आप, मैं, हम कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं। अच्छे दिन आने का जो दावा किया जा रहा था, वादा किया जा रहा था, आम आदमी को पहली नजर में, और हमारी नजर टिकी होती है टैक्स में क्या छूट मिलेगी, जस का तस रखा है सभी टैक्स स्लैब्स को, कुछ छूट तो दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पहली नजर में मुझे दिख रही है वो है सर्विस टैक्स में लगभग 2.25% का जो इजाफा किया है। उसके चलते खान पान, पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज में, आपका ट्रैवल, होटल में रहना, कोई भी काम करेंगे हर जगह सर्विस टैक्स लगता है। तो आपकी जेब पर कहीं ना कहीं भार पड़ने वाला है। जहां लग रहा था कि जेब में कुछ और पैसे आएंगे, वो पैसे आते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बड़ा हालांकि है वो ये कि पेंशन फंड्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर वित्त मंत्री दरअसल आपको, मुझको कह रहे हैं कि थोड़ी बचत करो। बचत करोगे, पेंशन फंड में निवेश करोगे, तब जाकर मैं आपको छूट दूंगा। तो हमें पैसे बचाने होंगे अगर हम कुछ रियायत चाहते हैं। लेकिन सीधे सीधे जो डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है वो सर्विस टैक्स के चलते, और उसका नुकसान आम आदमी को, आपको, मुझको जरूर उठाना होगा। एसके सरकार मेरे साथ है, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, और यतेंद्र खेमका जाने माने सीए भी हैं। इन चीजों को वो मुझसे बेहतर समझते हैं, वो हमारे साथ है। और खेमका साहब, जो मैंने अपना शुरुआती विश्लेषण में कहूंगा, क्योंकि हमारी निगाहें टिकी होती हैं कि हमें क्या मिलेगा। अगर मैं कहूं आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी ठगा महसूस कर रहा है इस बजट के बाद, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि अब क्या टैक्स स्लैब में इंक्रीज होगी, दूसरी हमारे को जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलने लगेगी, स्किल इंडिया, और इसमें प्रोत्साहन कुछ मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। तो उन्होंने एक ही चीज सर्विस टैक्स बढ़ा के कर रहा है। 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर होने वाली है, डबल डिजिट ग्रोथ की बात की जा रही है, तेल के दाम घट रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में है, तो क्या हमें थोड़ी रियायत नहीं मिल सकती? ये उम्मीदों की बात है, ये सर्टेन नहीं है। क्या हमें लगता है कि तेल के दाम यहां से भी गिरने के लिए कोई चांसेस बचे हैं? और क्या सारे मतलब मुफ्त में मिल जाए तेल? 120 से $45 पर बैरल। बल्कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे कि अगर तेजी होगी तो फिर हमारी इकोनॉमी क्या होगी, तो हम ग्रोसली अपने एस्टिमेशन में गलत साबित होंगे 1 साल बाद। नहीं, मुझे देखिए बड़ी तस्वीर समझाइए। मुझे टैक्स में छूट नहीं मिली है, मुझे कुछ छूट दी गई है, मैं पैसा बचाऊंगा, पैसे का निवेश मैं करूं, तब जाके मुझे छूट मिलेगी। मुझे सीधे सीधे छूट नहीं दी है अरुण जेटली। नहीं, उसके लिए तो सैलरी भी तो मिलनी चाहिए ना। अगर मेरे को 4 लाख की सैलरी मिलती है, मैं पहले 1 लाख बचाता था और 1.5 लाख बचाऊंगा, और उधर सर्विस टैक्स 2% मेरी चीजों पर बढ़ जाएगा, तो मेरे हाथ में पैसा खर्च करने के लिए कहां रहेगा? और यहां मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, जो
मनीड क्लास है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले जो हैं उन पर तो आप 2% सरचार्ज लगा रहे हैं। वो हैं कितने? 9,000 करोड़ रुपए आप उसमें आमदनी करेंगे। पर कॉरपोरेट वर्ल्ड को, कॉरपोरेट जगत को आप कॉरपोरेट टैक्स में 30 से लेकर 25 पर ला रहे हैं। 4 साल के भीतर 5% की छूट दे रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स में छूट, आम आदमी को डायरेक्ट इनकम टैक्स में छूट नहीं। और साथ में वेल्थ टैक्स भी हटा दिया उन पे। हाँ, साथ में वेल्थ टैक्स हटा दिया। और उस पॉलिसी में भी सर्टेनिटी नहीं है कि किस चीज में छूट देंगे और कौन सी चीजें। उन्होंने एक बात कही है कि हम ये 5% घटाएंगे तो 4 साल में घटाएंगे, और लेकिन इनकी छूट भी खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कि किस फेज मैनर में वो घटाएंगे। 1% घटाएंगे, 1.25% घटाएंगे, कौन सी छूटों को खत्म कर देंगे। और हम सब्सिडी की छूटों को खत्म करने की बात करते हैं आम आदमी के लिए। अनुराग, मुझे ये बताइए, आम आदमी को छूट नहीं मिल रही है इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप छूट दे रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छूट मिल जाएगी, आम आदमी को नहीं मिलेगी। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। देखिए, कॉर्पोरेट के लिए जो उन्होंने एक राशनल दिया है कि हम कॉर्पोरेट्स में एनकरेज करना चाहते हैं ताकि ये एग्जेम्पशन देख के जो घटा रहे हैं हम टैक्स रेट, लोग बाग आए और बनाएं। वो तो मेक इन इंडिया की क्या मतलब आप बताइए, इनकम टैक्स सब लोग देते हैं। नहीं, इनकम टैक्स के रेट में कुछ छूट मैं दे जो बात दोगे, कहना चाह रहा था, तो टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, दिस बजट इज फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दिस बजट इज नॉट फॉर द मिडिल क्लास टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जितने भी आप बेनिफिट सुन रहे हैं, या तो बिल्कुल लोअर रंग ऑफ सोसाइटी है या एक फार्मर कम्युनिटी की तरफ है, लेकिन उस सेगमेंट को जो मेजॉरिटी सेक्शन है इस सोसाइटी को कंप्राइज करती है, उसको एड्रेस नहीं किया। टैक्स बेस वाइडन करने की, और शायद एक पॉइंट किसी ने भी, शायद वो डिस्कशन में नहीं आया, जुडिशरी की तरफ कुछ भी नहीं है। आप नए नए एक्ट बना रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, लेकिन जो करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हूं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, पहली बात लोगों को पता नहीं होती, और दूसरी बात उन तक वो पहुंच नहीं पाती। यहां भी बड़ी सारी स्कॉलरशिप्स, बड़े सारे नहीं, सर, यहां पर एक बात तो सीधी पहुंच रही है। इनकम टैक्स में सरकार साहब मुझे छूट नहीं मिल रही है। कॉर्पोरेट टैक्स को आप छूट दे रहे हो, कॉर्पोरेट जगत को, ये कहते हुए कि नहीं नहीं वहां तो 23% रियलाइजेशन हो रही है। मैं टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए उनको 5% की छूट मिल जाएगी 4 साल में। मुझे नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? नहीं संदीप जी, आप जो 23% की बात कर रहे हैं वो भी कोई किसी हद तक ही सही है। इट इज अ हाफ ट्रूथ, वो पूरी सच नहीं है। हाँ। वो एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखें जिनकी 500 करोड़ से ऊपर की आमदनी है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उनका टैक्स जो है, जो इफेक्टिव रेट है उनका 19 से 20% ही है। जिनके 1 करोड़ या उनसे नीचे है, जिनकी कमाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो दे रहे हैं 26.50% रेट पे दे रहे हैं। तो आपने एवरेज लेके जो है 23 कर दिया उसको, पर एक्चुअली जो है जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसका टैक्स इफेक्टिव रेट और टैक्सेशन जो है ज्यादा है, और जो बड़ी मछली है, बड़ी मछली है जिसको आप कहते हैं, उनका कम है। और सबसे सर मुझे एक चीज देखिए, आम आदमी को समझाने दीजिए, हम अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बड़ी तस्वीर हम खींचेंगे। पहली जो हमारी नजर में इस बजट में मिल रहा है, वित्त मंत्री कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स है, उसमें मुझे 8,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में, और जहां ये छूट देने की बात है, 23,000 करोड़। दरअसल वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसा लगाओ, कुछ अपना पैसा, भाई 50,000 रुपए डाल दो पेंशन फंड में तो छूट मिलेगी, तो पहले 50,000 रुपए बचाने पड़ेंगे ना मुझे। हैंड टू माउथ अगर मैं हूं, 50,000 कैसे बचाऊंगा वो छूट लेने के लिए? वहां पर हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में वित्त मंत्री कह रहे हैं मुझे 23,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो वो कान जो घुमाकर पकड़ रहे हैं उसमें भी हमारी जेब से निकाल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्साइज का भी देखें, एक्साइज को भी राउंड ऑफ किया है उन्होंने 12.36 से लेकर। और यहां पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बजट को कॉर्पोरेट जगत का बजट बताया है। ये कॉर्पोरेट का बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के ही नेता मीम अफजल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और स्टूडियो में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा, फिर से इस कैविएट के साथ, इस डिस्क्लोजर के साथ कि अभी हम बड़ी तस्वीर खींचेंगे, आंकेंगे इस बजट को, लेकिन आम आदमी जिसे बजट, जिसके सर पे से चला जाता है बजट, वो देखता है बजट की कवरेज को ये जानने के लिए उसकी जेब में कितना पैसा आएगा, उसे कुछ टैक्स में राहत मिल रही है क्या? यहां राहत नहीं मिल रही है। कॉर्पोरेट जगत को फायदा दिया जा रहा है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं, बल्कि सर्विस टैक्स में इजाफा। बिल्कुल सही आपने कहा।
संदीप, क्योंकि आम आदमी अरुण जेटली से बहुत ज्यादा आशाएं लगाए बैठा था। आम आदमी को लग रहा था कि ये पहला बजट होगा जो एनडीए का और अरुण जेटली के अंडर में जिसमें उसको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। ये पूरे आप इलेक्शन अगर आप देख लें तो अच्छे दिन क्या होता है कि आपके पास हाथ में ज्यादा पैसा आए और आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन ये जो है, जेटली साहब ने वादा भी किया था बिल्कुल आपने सही कहा, जेटली साहब ने ये वादा भी किया था, लेकिन उस वादे में पूरे नहीं होते दिख रहे। जिसे कहते हैं इस बजट को, मेरा एक्सपेक्टेशन जो था, पर्सनल एक्सपेक्टेशन था कि इस बजट को मैं 100 में से 70 पॉइंट देने की कोशिश में लगी पड़ी थी कि अगर मैं उसको 70% दे सकूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरुण जेटली जी एक बहुत ही अच्छा विजनरी में जीरा है क्या अनुराधा? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया। अरे भाई, एक आम आदमी जानता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका जुगाड़ नहीं है, आप एम्स में जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना लगा, आपके खुदा ना खास्ता आपके घर में कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा तो 10 लाख रुपए गए। बिल्कुल, आप उसमें छूट दे दीजिए ना हमें। आप उसमें आप स्पेसिफिक करते कि जो मेजर जिस तरीके की बीमारी है जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उसके लिए आप एक स्पेशल कैटेगरी बनाते। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा इनोवेशन होगा इन डिजीजेस के लिए, जैसे कैंसर है या जो इस तरीके की डिजीजेस जो बहुत ज्यादा देश में एकाएक बढ़ गई है और उस पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, उसके लिए आप कुछ करेंगे, वो इस बजट में नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 800 से 1600 रुपए, आप कोई टैक्सी ले लीजिए नोएडा से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, एक दिन में खर्च हो जाता है। ये कितना व्यवहारिक है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ मीम अफजल जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, आपकी अध्यक्ष ने तो खैर लाइन दे ही दी है कि ये कॉर्पोरेट का बजट है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ ये है कि जैसा कि हमारी प्रेसिडेंट ने बात कही, सोनिया जी ने, वो तो बिल्कुल सामने उससे स्पष्ट है, लेकिन इसको साबित करने के लिए मैं ये बात कहूँगा, और अभी आप उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड को आप 5% छूट दे रहे हैं, 30 से 25% कर रहे हैं अगले 4 साल में, और आपने सर्विस टैक्स जो है वो 13.5%, 12%, 12.36% से बढ़ा करके आपने इसी साल के अंदर उसको 14% किया है, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी मुतासिर होगा। तो और इनकम टैक्स में आपने कोई छूट नहीं दी, जिसका आपने भी जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि गरीब और आम आदमी मुखालिफ टैक्स है, बजट है, और कॉरपोरेट वर्ल्ड को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और मुकम्मल तौर पर यह बात साबित हो रही है, बहुत सारे दिनों में ये बातें सामने आई हैं कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ये है ऑफ द पीपल, ऑफ द कॉर्पोरेट, फॉर द कॉर्पोरेट एंड बाय द कॉर्पोरेट। लेकिन मीम अफजल साहब, अगर मैं पलट करता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, काम कर रही है, मैं इस कैवियट के साथ ये विश्लेषण कर रहा हूं कि पहली नजर में आम आदमी क्या चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं मुकम्मल तस्वीर, बड़ी तस्वीर पर अभी नहीं जा रहा हूं। और ये कह देना कि ये कॉर्पोरेट का बजट है, ये शायद बीइंग अनफेयर होगा, ज्यादती होगी अरुण जेटली के साथ, क्योंकि, और ये क्योंकि सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, काले धन को लेकर जितनी कड़ाई अब की जा रही है, 10 साल की सजा की बात हो रही है, ये भी जो संभ्रांत, जो मनीड क्लास है, उसके लिए भी एक सीधा सीधा संकेत दिया है सर। इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। आपको मैं बताना चाहता हूं चौधरी साहब जी कि 7 साल की सजा पहले भी मौजूद है, और इसको बढ़ा के 10 साल किया गया है। कन्विक्शन रेट बताइए क्या है इसमें पूरे देश के अंदर? नहीं, बेनामी कानून भी लेकर आने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज में जो गोरख धंधा चलता है, ये छोटी छोटी चीजें सर, वही जो कल, बहुत अच्छी बात है, कल जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया ना, क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म, ये क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म भी हो रही है क्या? छोटी छोटी बातें शायद उनका हम संज्ञान ना ले, लेकिन वो एक अच्छी तस्वीर, देश को एक बेहतरी की ओर ले जाता दिखेगा। क्या ये बात आप कंसीड करेंगे? देखिए, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी, इसमें कुछ बातें हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर इसके अंदर सिगरेट के ऊपर और पान मसाला के ऊपर
जिसके नतीजे में लोग कैंसर के जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, और कैंसर इतनी तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है, आपने 2% उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। मैं तो समझता हूं इस पे 50% बढ़ा देना चाहिए। इसको तो बैन ही करना चाहिए, लेकिन बैन नहीं कर सकते। लॉबी कहां जाएगी सर? बढ़ाइए कि लोगों की वो टबैको लॉबी कहां जाएगी? कहां जाएगा? वो इतनी ज्यादा जो सरकार, उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे सर, ये रोमांटिक आइडियाज हैं। मीम अफजल साहब, 10 साल सरकार चलाई आपने क्या किया? बात सही है, ज्यादा एक्साइज वहीं से तो मिलता है। आइडिया है ये तो, मैं एक आपको जाती अपनी मैं जाती राय दे रहा हूं। अच्छा, मीम अफजल मेरी अपनी फीलिंग है ये। जाहिर है कि मेरी सरकार थी तो मैं उसके लिए भी बोल सकता था ये बात। अच्छा, ये बताइए कि इस बजट को आप कितना नंबर दे रहे हैं? मैं इस बजट को ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर दे सकता हूं। चलो पास तो कर दिया। आपने पास कर दिया, फेल नहीं किया है। ज्यादातर आम आदमियों के पीछे जा रहा है। लेकिन इस बात को तो मानेंगे मीम अफजल साहब कि जब तक अगर इकोनॉमी को अगर बूस्ट नहीं मिलेगा, अगर उसको ग्रोथ नहीं दी जाएगी, तो आम आदमी का फायदा कैसे होगा? देखिए, इकोनॉमी को ग्रोथ अगर आप देना चाहते हैं तो क्या आप समझते हैं सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा? देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं। इस सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया अडानी को कर्जा दे दिया ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करने के लिए। और आपने अभी माइक्रो जो अभी छोटे लोन, सर ये फिर आप एग्रीकल्चर के लिए शुरू किए, उसमें 20,000 करोड़ भाषण की तरह हो गया। वो सरकार ने नहीं दिया सर, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देखिए, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आप ये तो आरोप 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया देश के पूरे जो छोटे किसान हैं उनके लिए रख रहे हैं, लेकिन अडानी को आप 6,000 करोड़ रुपया दे सकते हैं। फर्क समझ लीजिए अपने आप। चलिए, अब बड़ी तस्वीर खींचना शुरू करते हैं। यहां पर गेम चेंजर की हम बात कर रहे थे लगातार। अनुराग, अब सिलसिलेवार में सबसे ये सवाल पूछूंगा, और युद्धवीर से मैंने अभी रोका हुआ है, युद्धवीर सिंह को, कि ग्रामीण भारत के लिए क्या कुछ मिला है, क्योंकि ये बजट भी ना बहुत कॉर्पोरेट सेंट्रिक, अर्बन इंडिया सेंट्रिक हम लोग भी कर देते हैं। सारी चीजें हम बात करेंगे, ग्रामीण भारत कहीं पीछे छूट जाता है। अनुराग, आपसे शुरुआत, गेम चेंजर क्या दिखा? अरुण जेटली थोड़े डिफेंसिव दिखे दो बातों को लेकर, जीएसटी रोल आउट को लेकर कि उसमें दिक्कतें आएंगी, उन्होंने तारीख तो मुकर्रर कर दिया है 1 अप्रैल 2016। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि भाई आप जीएसटी रोल आउट करेंगे, साथ ही साथ अगले साल जनवरी में 7वां वेतन आयोग भी आना है, उसमें भी सरकार की जेब पर बहुत भारी बोझ पड़ने वाला है। इन दो चीजों को फैक्टर इन करें तो आपको गेम चेंजर क्या दिखा है इस बजट में? सर, मैंने आपको स्टार्टअप में भी बोला था, जो मेरे हिसाब से गेम चेंजर है, देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी इन द कंट्री, इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ जो टैक्स बेस है उसको अगर आप कलेक्टिवली, और जो अनबैंक टैक्स कम्युनिटी है, इतनी बड़ी ग्रे मार्केट है जहां पे टैक्सेशन नहीं है, उसको अगर आप टैक्स करते हैं वहां से आप रेवेन्यू उठा सकते हैं। डेफिनेटली ये बजट, एक चीज मैं पॉजिटिव भी बोलूंगा, मैनिफेस्टो की अब सीरियसनेस कुछ बढ़ गई है। अदरवाइज पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती थी और भूल जाती थी। आज मैंने मॉर्निंग में भी देखा था, काफी चीज आप मैनिफेस्टो में देखेंगी जिसको इसमें बोला गया है। दूसरी बात, आम आदमी हम किसको कहते हैं, मैं एक बड़े न्यूट्रल वे में कहना चाह रहा हूं, काफी स्कीम सुनाई गई हैं जो आम आदमी को कनेक्ट करती हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए, लेकिन दिक्कत ये वो सारी रीफाइनेंसिंग है। रीफाइनेंसिंग आपने नाबार्ड को दे दिया, आपने बैंक्स को दे दिया, वो आगे पास ऑन करेंगे। और मेरा ग्रास रूट लेवल पे एक्सपीरियंस ये है, लोगों को स्कीम पता नहीं होती और या वो वहां तक पहुंचती नहीं है। तो डेफिनेटली दैट इज एन इशू। कॉर्पोरेट को पैसा देना अगेन इज नॉट हार्मफुल। देयर आर सम गुड कॉर्पोरेट जो कहते हैं हम अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट पास ऑन करेंगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट, जो एक रिसेशन चला है। दूसरी चीज, अगर अच्छे कॉर्पोरेट है तो हम अपने कस्टमर्स को प्राइस रिडक्शन में फॉर्म, इट ऑल डिपेंड्स आप गवर्नेंस कैसे करते हैं। कॉर्पोरेट जगत की भी हम प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। प्रीति मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कृष्ण कुमार नटराजन MD CEO हैं माइंड ट्री के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, आपकी रिएक्शन? आम आदमी थोड़ा निराश दिख रहा है, कॉर्पोरेट जगत कैसे ले रहा है इस बजट को? नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री तो बहुत पॉजिटिव ले रही है। रिडक्शन जो है 30 से 25%। ओनली थिंग इज आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन्ड इट्स ओवर अ फेज ऑफ 3-4 years। तो वो फेज मैनर में घटाएंगे और सब्सिडीज भी प्रॉब्लली फेज मैनर में घटाएंगे। तो दैट इज वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि इंटरनेशनली तो डेफिनेटली हमारा कंट्री में टैक्स रेट बहुत ही हाई था, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ये रिडक्शन एटलीस्ट इंडस्ट्री तो पॉजिटिव ले रही है। कोई ऐसी चीज जिसकी उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हो पाई?
I think overall budget balance progressive था with lot of emphasis on social security schemes and especially the there are long term measures which the prime minister has प्रीति, been अच्छा एक चीज about. बताइए मुझे, तो जैसे जो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो तो ठीक है। हाँ। प्रीति एक चीज बताइए मुझे, कॉर्पोरेट जगत इतना सकपकाया क्यों रहता है? ये मतलब एक न्यूट्रल एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डू यू पीपल ऑलवेज गो गागा ओवर अ बजट, वेदर इट इज अ ड्रीम बजट और वेदर इट इज नॉट सच अ ड्रीम बजट? नहीं, आई थिंक बजट बिकॉज वंस अ ईयर यू एक्सपेक्ट कि थोड़े से बिग टिकट रिफॉर्म्स होने चाहिए। हाँ, सरकार से लगातार आपको इंटरफेस करना पड़ता है ना, इसीलिए। हाँ, सरकार से इंटरफेस डायरेक्ट है और वो कहीं कोई सुन ले, अरे भाई प्रीति तो हमारे बजट की बाल की खाल निकाल रही थी, ये कमजोरी बता दी, ये कमी बता दी, तो आइए भैया हमारे साथ ही इंटरेक्ट करना है, कहीं ये परेशानी तो नहीं? देश को ही नहीं, आई थिंक ओवरऑल अच्छा था और करप्शन पे भी काफी प्रीति एक बात बताइए, मुझे लगता है पूरा का पूरा कॉर्पोरेट जगत इस चीज की ख्वाहिश रखे बैठा था कि एक कोई अरुण जेटली अपने बजट के साथ एक ऐसा कोई व्हाइट पेपर लाएंगे जिससे ये पता चलेगा हाउ टू डू ट्रांसपेरेंट, एथिकल एंड इजी बिजनेस इन इंडिया। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, हाउ टू डू ट्रांसपेरेंट, एथिकल एंड इजी बिजनेस इन इंडिया। इन बातों पर बजट में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आज डेट जो कॉर्पोरेट जगत इसी चीज को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसका इस बेसिस पर था कि हाउ टू डू बिजनेस इजी, हाउ टू मेक बिजनेस इजी इन इंडिया, उस पर कोई सोच सरकार की नहीं आई है। आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, दैट्स राइट। उन्होंने शायद बोला है कमेटी बैठाएंगे, तो वो होपफुली कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आएगी और जो मेजर्स वो मतलब अनाउंस करेंगे जल्दी आएंगे, बिकॉज डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इस सब पे कुछ ना कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा कॉन्क्रीट प्रपोजल देंगे। नटराजन साहब मुझे ये बताइए, आपको क्या गेम चेंजर आइडिया लगा इस बजट में? एक गेम चेंजर आइडिया और एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज के लिए मिनिस्टर पूछ लिया, particularly with respect to entrepreneurship and how jobs can be created rather than being employment seeking. Of course, the details of what he announced as Setu is to be studied. Yes, the devil lies in the detail. Overall, there was emphasis on entrepreneurship. That's right, that's right. But also one of the good things which I saw was that to curb black money, the minister did say that we'll encourage larger use of credit and debit cards, which by leveraging technology can be a big game changer. नटराजन साहब, आप जो ये कह रहे हैं ना कैशलेस, अरे आम आदमी के पास कितना काला धन है, धन ही नहीं है, काला और सफेद की तो बात दूर की करिए, असली काले धन वाले ये कोई कैशलेस और इन खेल में नहीं आने वाले हैं पकड़ में, ये बात तो मान लीजिए। ये सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत नहीं है। करेक्ट। नहीं, बट जनधन प्रोग्राम में 12.5 करोड़ पीपल बैंकिंग सिस्टम में आ गया। हाँ, सबके लिए डेबिट कार्ड है। So with that infrastructure, I think clearly we can move to the next stage of. नहीं, जैम तो आपने बिल्कुल ठीक कहा नटराजन साहब, जैम इज अ गेम चेंजर आइडिया। लेकिन सरकार साहब, जो ये जैम की बात है ना, और ये सवाल हमने बजट पेश होने से पहले उठाया था मैंने, ये कि ठीक है आपको एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं, युद्धवीर सिंह ले रहे हैं, अनुराधा ले रही हैं, हमें क्या जरूरत है? उसमें भी वो कहते हैं कि आप वॉलंटरली छोड़ दो। अरे जबरदस्ती छुड़वाओ ना, हमारे खाते में क्यों आएगा पैसा? उसे वॉलंटरी क्यों किया, मैंडेटरी क्यों नहीं किया? ये तो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की बात है। मतलब आप बुरा मान जाते कि 400 रुपए ज्यादा देने पड़ गए? हाँ, मेरे को बुरा लगता। हाँ, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। फ्री शिप की हमें आदत पड़ी हुई है, इसकी आदत पड़ी। और अगर आप बजट को देखें, मैं 2-3 पॉइंट्स इसमें रखना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट की जो बात है, ये हमारे जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसके हिसाब से इसको हम कम करते जा रहे हैं।
कहीं भी इस एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है कि किसी साल में अगर किसी खुदा ना खास्ता अगर वो फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ जाता है तो उसको करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जाएंगे? वित्त मंत्री ने कहा ना 2 साल में उनको 3% लाना था, वो 3 साल में लेकर आएंगे उसको। सर आने वाले कल को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, और बिजनेस साइकिल एक ऐसी चीज है जो 5 से 7 साल की साइकिल होती है। उस साइकिल में कब जो है लीमन ब्रदर्स वाला एक केस बन जाए या कोई डिप्रेशन आ जाए या कोई डिफ्लेशन वाला इशू आ जाए, वो कभी ना कभी आ सकती है। 1 मिनट में आ रहा हूं खेमका साहब। नितिन गडकरी आजकल और वजहों से चर्चा में है, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। For mega project that will reduce the power cost, because you know that in a mega project the power cost is ₹1.20 per unit at the pit. So I feel that for the road sector, the power sector, the shipping, the ports, and particularly he is also taking a lot of care about the rural sector and giving the priority to the NREGA. He increased the fund and Manrega, and at the same time he also give the priority to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So these are very much important thing as far as the rural infrastructure is concerned. Thank you so much. It's a good point. खुश होंगे ही गडकरी साहब, 1 लाख करोड़ का बजट दे दिया गया है, उसको फास्ट ट्रैक करने की भी बात की है, रोड से जुड़े हुए बॉन्ड्स की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लाने की भी बात है। युद्धवीर, टैक्स फ्री। अब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं। 60% जी हाँ। एक चीज इससे पहले कि हम ग्रामीण भारत पर जाए, जो एक लार्जर पिक्चर अगर आप बजट का देखेंगे तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि ब्लैक मनी के ऊपर एक कुछ ज्यादा क्रिएटिव आउटलुक होगा इस सरकार का। वो मुझे नहीं, क्रिएटिव आउटलुक नहीं मैम, ये हो गया है क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म। छोटे छोटे क्रिएटिव कदम उठाए, लेकिन बिग लीप नहीं है, बिग लीप नहीं है। हाँ, जिससे कि आप बिट्स एंड पीसेस में आप वो बोलते हैं ना, थोड़ा दौड़ पीछे छोड़, वो वाली स्थिति बात है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि 20 साल में जो पहला एक बार वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम आई थी चिदम्बरम साहब की, उसके बाद से कंट्री में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट हुई है। उसके ऊपर वित्त मंत्री जी जरूर करेंगे। ठीक है, बाहर से ब्लैक मनी लाना तो एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन इंटरनल ब्लैक मनी को और उसको आप एक दूसरे तरीके से उसको एड्रेस कर सकते थे कि आप एक स्कीम लाते और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपकी जो डिजायर है उसको आप उस स्कीम से जोड़ते। वो तो वो सब जो एक विजन वाली जो बात है वो मुझे नहीं ये ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं ना। 80 की सरकार साहब काले धन को लेकर बाहर से जो काला धन लाने की बात है ना, ये 80 के दशक की फिल्म दिखाई जा रही है कि कोई डॉन है और वो स्विट्जरलैंड में ही पैसे जमा कराता है। हेवंस बदल गए हैं, अब तो सिंगापुर दुबई डेस्टिनेशन है, वहां का तो हम जिक्र नहीं करते हैं, उनके मोडस ऑपरेंडाई बदल चुके हैं। इन बातों को तो खैर हम करेंगे। संदीप जी आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी खुद ही कहते हैं ब्लैक मनी इंडिया में जितनी ज्यादा है बाहर उतनी नहीं है। हाँ। ये तो आपके रियल एस्टेट में विदाउट ब्लैक मनी कोई ट्रांजैक्शन होता है? सी हालांकि उसका तो मैं इतना जरूर कहूंगा, वित्त मंत्री ने ये कहा है कि मैं जो 20,000 से ऊपर जो है कैश ट्रांजैक्शन उसमें अलाउ नहीं करूंगा रियल एस्टेट में। तो वो एक तो है, मतलब एक उसके भी तरीके हो जाते हैं ना। उसके तरीके मुझे ये बताइए, ग्रामीण भारत को लेकर 1 मिनट, ग्रामीण भारत 60% भारत क्या खुश है आज बजट देखकर? देखिए आज सबसे बड़ा आज माथा पीटेंगे वो लोग जिन्होंने पिछली मई में जो है बहुत ही उत्साह के साथ, केंद्रीय नेता है, मैं बीच में रोकता रहूंगा, माफी चाह रहा हूं सब गेस्ट से, बीच में रोकता रहूंगा। अभी रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ केंद्रीय नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं बजट के बारे में सुनते हैं। अभी तो उमा भारती दिख रही है मुझे। उसके बारे में बीपी तो आपके हाथ से निकल के वहाँ चला गया था कि सिमिलर स्कीम थी उनके पास में, वो हमारे पास में नहीं थी। हाँ, तो हम मिलके काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में है वो हमारे। हाँ, कुछ हाँ पहली बार दिया उसने। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन में है आपस में हमारे। मेरा कहना यह है कि अभी तक के जितने बजट थे वो व्यक्ति को सरकार पर आश्रित करते थे। ये पहला बजट है जिसमें व्यक्ति मजबूत होगा और सरकार व्यक्ति पर आश्रित होगी। ये अच्छा शब्दों का जाल बुन सकती है उमा भारती, उनसे शब्दों की लड़ाई में नहीं जीत सकता कोई युद्धवीर हम ग्रामीण भारत पर। देखिए मैं कह रहा था आज गांव का जो आम आदमी है वो माथा पीटेगा। उसने पिछले साल जो बदलाव के लिए वोट दी थी वो एक आशा लगाए बैठा था कि ये जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेक इन इंडिया
गांव के बगैर बन ही नहीं सकता है। गांव के विकास के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे बजट को आप देखें तो इस तरह की कोई योजना नहीं है कि ये गांव में कहीं भी किसी तरह की मजबूती देंगे। वहां पे कोई इसमें एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, ड्रिप इरिगेशन हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आधारभूत ढांचे, कहीं 5300 करोड़, कहीं 25,000, कहीं 45,000, कहीं 15,000 करोड़ पैसा तो दिया गया। अभी जैसे बात हो रही, नाबार्ड में पैसा नाबार्ड में देते हैं। नाबार्ड में अब की दफे भी इन्होंने 2,30,000 रुपए का प्रावधान किया। नाबार्ड को बने कितने समय हो गए, कितनी योजना ऐसी, नाबार्ड का नाम नहीं जानता किसान। नाबार्ड की योजना क्या है कोई नहीं जानता। और उसका खेल देखें आप नाबार्ड का, किसान के विकास के आसपास भी नहीं जाता है नाबार्ड का कोई इशू। और सब किस साइड में पैसा जाता, कोई मॉनिटरिंग और कहीं भी भूमि अधिग्रहण साहब, युद्धवीर, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है, और वो अगर कानून नहीं बनता, इस बजट की जितनी प्रोजेक्शंस हैं दे कैन गो हेवायर, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। बजट में भूमि अधिग्रहण का जिक्र नहीं हुआ है। आपने 7वें वेतन आयोग का जिक्र कर दिया, जीएसटी में जो दिक्कतें हैं उनका जिक्र कर दिया, आपने भूमि अधिग्रहण का जिक्र नहीं किया है। यह अर्थव्यवस्था पटरी पर तभी दौड़ेगी जब यह कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा, इस अध्यादेश को। देखिए, भूमि अधिग्रहण की जहां तक बात है, भूमि अधिग्रहण में जो अध्यादेश ये लेके आए हैं वो अध्यादेश बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। उसमें टोटल इग्नोर किया गया और किसान पे सीधी चोट की है, सीधा फायदा। कैसे? उसमें जो प्रावधान थे हमारे, 4 गुना पैसे मिल जाएंगे। 4 गुना पैसे, आधे लोग तो गांव में बैठे हुए कह रहे हैं बढ़िया है, मेरा 10 लाख रुपए का बिका है, 40 लाख रुपए आप सुन तो लें। वो कांग्रेस भी झूठ बोल के गई और ये भी झूठ बोल रहे हैं। एक्ट में 4 गुना का प्रावधान नहीं है, 4 गुना तक का प्रावधान है, अप टू 4 टाइम। और अगर स्लाइडिंग स्केल को आप देखें, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी उसको बता दे 2.5 गुना से ज्यादा आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आता। वो स्लाइडिंग स्केल है उसमें एक, और उसमें यह है कि आपका शहर से कितने डिस्टेंस पे कितना बढ़ेगा, सीधा 4 गुना नहीं हो रहा। वो अच्छा, कमेटी एरिया है, हर कमेटी एरिया से 10 किलोमीटर पे दूसरा कमेटी एरिया आ जाता है। और उसमें यह कि कमेटी एरिया से 6 किलोमीटर तक रेट वही रहेगा। तो 4 गुना की झूठ कांग्रेस ने भी बोली और ये भी बेशर्मी के साथ। और यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली। मीम अफजल साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मनरेगा उसको जस का तस रखने के साथ साथ 5,000 करोड़ का उसमें इजाफा कर दिया गया है। उसके बजटरी आउटले में यह सबसे बड़ा इजाफा है। अब कल ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, 60 साल बाद भी लोगों से गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, और बजट 5,000 करोड़ बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो आईना है खुद उनका, जिसमें उन्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। इस आईने में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। नहीं, मैं जानता था आप मुस्कुराएंगे जब मैं ये बात कहूंगा। मीम अफजल साहब, दरअसल आप लोगों ने करप्शन को, एक मिनट सुन लीजिए, इस स्कीम के, इस योजना के तहत भ्रष्टाचार सर भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। अब सरकार वो लूप होल्स को प्लग करके 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगाने की बात कर रही है। ये कंसीड कर लीजिए कम से कम। आप ये समझिए, उन्होंने कहा है कि अगर टैक्स में हमारी इनकम बढ़ती है तब हम 5,000 करोड़ इसमें बढ़ाएंगे। बाकी जो उनका मनरेगा का है, मेरे पास लिखा हुआ है 34,699 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। और मजीद 5,000 के लिए उन्होंने कहा है कि हम आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस सरकार ने ये तो मान लिया कि तमाम तर इल्जामात के बावजूद, और कहीं छोटे मोटे कहीं जरूर इसके अंदर करप्शन रहे हैं, इसमें कोई मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। कोई भी नई स्कीम होती है उसके अंदर कुछ खामियां जरूर रहती हैं। लेकिन इस सरकार ने आप ही के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। पास जो पैसा आया था ज्यादा, जैसा कि आपको क्या इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कमी होने की वजह से करोड़ों रुपए मिले थे, और आपको इन्फ्लेशन के वजह से और भी पैसा था, लेकिन आपने वो गरीबों को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आपने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इलेक्शन सामने रखते, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उधर इधर जिधर बोलना था वो इसीलिए किए हैं। और एक विजन डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है। ब्लैक मनी को लेकर भी जो है किस तरीके से आगे ना उसको लेकर कई सारी चीजें। देखिए, ब्लैक मनी का ये तो पहले से चल रहा है। ये प्रणब मुखर्जी साहब भी कोशिश किए, चिदम्बरम साहब भी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने
ऐसा क्रेडिट ले रहे हैं कि पहले तो 100 दिन में लाने का वायदा किए थे, अब तो 10 महीने गए, अब तो बजट पास होने साल भी चले जाती है। अभी ये पिठाने से क्या बोलते हैं वो, आप जोर जोर से बोलने से पैसे नहीं आते। पैसे लाने के लिए जो कोशिश पहले की गवर्नमेंट भी की, आज हम भी वही कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको जोर जोर से बोल रहे हैं। खड़गे जी, जिस तरीके की जो प्रतिक्रिया है उस पर अनुराधा आपका कमेंट तो मैं चाहूंगा, लेकिन यहां पर मैं चाहूंगा अखलाक से, हमारे पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉक मार्केट की फिगर्स एक बार फिर दिखाइए। जो कॉर्पोरेट जगत बम बम होता दिख रहा था, बाजार उछाल छलांगे लगा रहा था, अब देखिए सेंसेक्स 78 अंक नीचे, ये 300 अंक ऊपर तक चला गया था। निफ्टी 19 अंक नीचे। अब शायद कॉर्पोरेट जगत को फिर से समझ में आने लगा है कि जो बम बम वो हो रहे थे या जो उम्मीदें थी, शायद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। हालांकि मैं शुरू से ये कहता आया हूं, बजट कैसा है और बाजार क्या कह रहा है, इसके बीच में हमें कोई रिलेशनशिप नहीं देखनी चाहिए। हालांकि हम करने की कोशिश करते हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, ये मैम दिक्कत हो जाती है अनुराधा, कांग्रेस वाले सही प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाते? वो कह रहे हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत कुछ कह दिया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा बिहार और बंगाल के लिए इस बजट में। देखिए बात यह है कि वो ऑपोजिशन में है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अपोज करना है, तो इसलिए चाहे वो बीजेपी रही हो ऑपोजिशन में या कांग्रेस अब रह रही, ये उनका बेसिक जिसे कहते हैं टेनेंट है। अगर ये उनके डीएनए में है कि जब वो ऑपोजिशन में रहेंगे तो किसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन संदीप, अगर हम जुड़ सके बीएससी के आशीष चौहान, अभी आशीष चौहान से हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जाने माने क्रिकेटर रह चुके कीर्ति आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और क्योंकि क्रिकेटिंग जगत से आपका ताल्लुक है कीर्ति भाई, तो आज फ्रंट फुट पर आकर सीधा छक्का लगाते दिखे हैं अरुण जेटली, या डक करते दिखे, या फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते दिखे हैं इस बजट के जरिए? इन सबों में अगर एक बात कहूं कि प्रोग्रेसिव दिखे हैं और प्रोग्रेसिव रहना आवश्यक है। भारत विश्व शक्ति बन सकती है यदि हम इसको प्रोग्रेसिव तरीके से देखें तो। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, गरीब आदमी से लेके ऊपर उद्योगपतियों तक सबके लिए फायदा है। वो बीच में एक मिडिल क्लास, कीर्ति भाई, वो बीच में मिडिल क्लास दिशा देने का प्रयास किया गया। सर आप जैसे मेरे जैसे लोग रह गए ना, वो मिडिल क्लास हम देख रहे थे। का भी आप बताएं ना, टैक्स स्लैब में अरे कुछ तो छूट दे देते। क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए, महंगाई काबू में आ गई, अब आप डबल डिजिट ग्रोथ का हमारे को सपना दिखा रहे हैं, हमें तो दे देते सर कुछ। नहीं तो आपको क्या नहीं मिला, आप बताएं ना, क्या आप बताइए क्या छूट मिली मुझे इनकम टैक्स में? और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं, अगर पेंशन फंड में 50,000 रुपए डाल दोगे तो वो आपको वहां पर एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी। अब 50,000 रुपए ढूंढूं पहले कहां से, तब जाकर मुझे छूट दोगे? आपको फायदा होगा ना। क्या फायदा होगा सर? कॉर्पोरेट जगत को आपने 25, आपको रिटायरमेंट के बाद फायदा होगा ना। हाँ, मैं रिटायरमेंट का इंतजार करूं, सारी जवानी खपा दूं, एरिया घिसा दूं, फायदा होगा नहीं होगा? हाँ, जवानी मेरी ऐसे ही निकल जाए बुढ़ापे के सपने देखकर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर, कॉर्पोरेट जगत, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर आप काम कर रहे हैं। अगर आप संतुष्ट न होते जो वेतन आपको यहाँ मिल रहा है तो आप शायद कहीं दूसरी जगह चले गए होते, इसलिए बुढ़ापे तक। आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं मेरे एडिटर इन चीफ को? उनसे मैं बाद में निपट लूंगा। कीर्ति भाई आप मुझे ये बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% उनका टैक्स घटा रहे हैं, वेल्थ टैक्स घटा रहे हैं, आम आदमी को क्या दे रहे हैं? सवाल सीधा है सर। नहीं तो वेल्थ टैक्स जिसका 1 करोड़ से ऊपर है सीधा 2% हो गया, नहीं हो गया? हाँ, 9,000 करोड़ मिलेंगे। कौन बताता है मेरी 1 करोड़ रुपए तक में आप सेविंग करते हैं और 7 लाख रुपए अगर आपके सालाना इनकम है तो आप तो जीरो हो गया आपका। अच्छा कीर्ति, आप इस बजट को कितना नंबर दे रहे हैं? क्योंकि अभी शुरुआती दौर है इस बजट के एनालिसिस पे, इसलिए नंबर पूछ लेते हैं और आपसे तो नंबर पूछना जरूरी है। अनुराधा, यदि नंबर देने का ही होता तो इम्तिहान में बैठे होते, वहां 100 में से 100 कर देते या 0 में 100 लेते। तो यह आंकड़ों सिर्फ नंबर देने में है, पूरा नहीं हो सकता है। एक प्रोग्रेसिव बजट है। देश जो पिछले 10 सालों में बेहाल हो चुका था उसको वापस पटरी पे लाने का प्रयास किया गया है। रेलवे बजट आप देखें किस प्रकार से रेलवे को लेकर आए हैं, और वह कीर्ति भाई, मैदान में कीर्ति भाई उनको लाया गया है। क्रिकेट के मैदान में आपको जिन लोगों ने देखा है
डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। क्रिकेट के मैदान की कीर्ति आजाद की जो तस्वीर लोगों के जहन में है वो है बाहर निकलकर छक्का मारने वाला कीर्ति आजाद। आज मुझे डक करता हुआ कीर्ति आजाद क्यों दिख रहा है? तो और क्या कर रहा हूं मैं? डक कर रहे हो आप? नहीं, मैं कोई डक नहीं कर रहा हूं। आप सीधे दिल की बात कहने वाले आदमी थे। जवाब दे रहा हूं, सही सही जवाब दे रहा हूं और सीधा आंख में आंख देख करके जवाब आपको दे रहा हूं। हमारे साथ आशीष चौहान बने हुए हैं, एमडी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सेंसेक्स गोता खा गया है आशीष भाई। शुरुआत में ही मैंने कहा हम कोई कोरिलेशन नहीं तलाशेंगे। बहुत लोग देखते हैं कि बाजार बम बम तो बजट बम बम, बाजार ने गोता खाया तो बजट अच्छा नहीं है। लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया, बजट फॉरवर्ड लुकिंग दिखा क्या? वो आप हाँ कहेंगे मैं ये जानते हुए गेम चेंजर क्या है ये आपसे जानना चाहूंगा। बिग टेक अवे क्या मिला? नहीं, गेम चेंजर यही है कि जो जीएसटी का फ्रेमवर्क जो है वो एकदम अभी तय हो गया। वो तो बता रखा है हमें, वो 2015 की जगह चल रही है, अब 2016 जो है। हाँ, वो तो पहले से बताया हुआ था, वो पहले से ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फॉलो आल्सो। लेकिन बिग टेक अवे फॉर कॉर्पोरेट्स आपको क्या लग रहा है? नाउ गेटिंग पास थ्रू व्हिच अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। जीएसटी ऐसी चीज थी कि हर साल अनाउंस होती थी और उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया जाता था। तो ये पहली बार हुआ है कि वित्त मंत्री ने कहा कि अभी 2016 वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो नहीं, पर आशीष आप ये बात मानेंगे ना कि वित्त मंत्री ने साथ ही साथ ये चीज भी जोड़ दी कि बहुत सारी प्रोजेक्शंस में इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जीएसटी दरअसल रोल आउट कैसे करेगा, और 7वें वेतन आयोग का भी उन्होंने जिक्र किया, उसके चलते बहुत सारी चीजों के प्रोजेक्शंस नहीं दिए। अभी पूरा रास्ता साफ है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में, ऐसा नहीं है, ये संकेत दिए हैं वित्त मंत्री ने। नहीं, बजट में खड़ा रह के अनाउंस करना कि भाई अब 1 साल के अंदर अंदर, अगले बजट के अंदर अंदर हम इंप्लीमेंट कर देंगे। हाँ हाँ, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक की हमारी मजबूरी है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सर्विस टैक्स का में इजाफा किया है उसको कॉर्पोरेट इंडिया किस तरीके से देख रहा है? आपका एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा है, वो 12.5% होगी। नहीं सर, कोई भी टैक्स बढ़ता है तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स को दिक्कत तो होगी, पर घट भी तो गया ना कॉर्पोरेट टैक्स। तो बाकी जितनी भी चीजें हुई है, 4 साल वेल्थ टैक्स का या बैंक्रप्सी लॉ का जो बात था, हाँ, वो बहुत ही अच्छी बातें हैं। और कहीं ना कहीं इस पर हम अभी तफसील से चर्चा करेंगे। 4 से 5 साल के लिए का बजट है जी, अभी हम तफसील से चर्चा करेंगे। और ये पॉलिसी स्टेटमेंट अब ज्यादा है, ये बही खाता से आगे खेल चला गया है, ये नहीं कि सारी अनाउंसमेंट आज ही करनी है। चर्चा हमारी जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है, आम आदमी का बजट। आप देख रहे हैं आम बजट पर हमारी खास पेशकश। अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतेंदु सिंह सांसद हैं, बीजेपी के बिजनौर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चौहान एमडी बीएससी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीम अफजल हैं स्टूडियो में, युद्धवीर सिंह, अनुराग मित्तल, यतेंद्र खेमका और हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हमारे साथ बनी हुई हैं। भारतेंदु कुंवर साहब ये बताइए बिगेस्ट टेक अवे क्या दिखा? अगर मैं ये कहूं कि यहां पर कहीं ना कहीं सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर जोर देते दिखे पर पूरा नहीं कर पाए, और फिस्कल कंसोलिडेशन कि वित्तीय घाटे को काबू में रखना है, वो तलवार कहीं लटकी दिखी मुझे। प्रैग्मेटिक है बजट, लेकिन बिग टिकट आइडिया थोड़ा सा मिसिंग दिखा मुझे। नहीं, बिल्कुल वित्तीय घाटे को काबू में रखा है, तभी तो अपनी इन्फ्लेशन को इंक्रीज नहीं होने दिया है, 5.5% पे ही रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक ग्लोबल डिप्रेशन है, ऐसे समय में भी जो अपनी ग्रोथ रेट है वो 8.5% पे आ गया है। तो नहीं, ग्रोथ रेट की बात मत करिए भारतेंदु, ग्रोथ रेट की बात मत करिए। फिर मुझे दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि सीएसओ ने दरअसल आकलन का फॉर्मूला पिछले महीने बदल दिया। उसके चलते 2013-2014 की जो विकास दर थी, जो 4.7% थी, वो बढ़कर 6.9% हो गई। तो 8, 8.5 का ये आंकड़ा दरअसल 6-6.25% है। ये बताना पड़ जाता है फिर।
और जिस प्रकार के नए नियम लाए जाएंगे, अपना काला धन जो बाहर पड़ा है उसे वापस लाने की योजना है, किसानों को विशेष रूप से मदद दी गई है, युवा नौकरी ना ढूंढें मगर नौकरी देने लायक हों, इसके लिए विशेष लोन पैकेजेस दिए गए हैं। तो इस तरह से जो एक बॉयंसी जो आई है